नमस्कार प्यारे मित्रों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी की। और सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में हम लोगों का ये 9वां चैप्टर है आज। और 9वें चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। अब आप लोगों को इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जब भी एग्जाम देने जाएं, किसी भी एग्जाम, कोई वैसा भी हो सकता है वो भाई, किसी भी ग्रेड का हो सकता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, आरपीएससी का कोई भी एग्जाम, आरएसएसएमबी का कोई से एग्जाम, पुलिस विभाग का कोई एग्जाम हो, अपने और भी कोई से जो एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, ये सब एग्जाम आप लोग जब देने जाते हो तो यार आप में से कहीं लोग जो होता है वो टाइम पे क्यों नहीं पहुंचते हो सबसे पहले। क्योंकि फिर टाइम पे नहीं पहुंचते हो तो आप लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ता है। अब कल ही का वृत्तांत है। कल मेरे बाहर के सामने एक कॉलेज में सेंटर था आरएस का। और आरएस के सेंटर में कहीं बच्चे बाहर रह गए उसमें। अब कई लोगों ने मेहनत की होगी। हालांकि उनमें से मुझे लगा कि कुछ लोग मेहनत कम करने वाले थे, क्योंकि जो मेहनत करने वाले होते हैं वो उनको सबसे पहला ध्यान ही यही रखते हैं वो, कि हम लोग सबसे पहले टाइम पे पहुंचे, किससे हमारा बसवाड़ नहीं हो, किससे जो है लड़ाई झगड़ा हो ना। क्योंकि वो जरूरी भी है। अगर आपका किससे झगड़ा हो गया सबसे पहले जाते ही, तो फिर आप लोग क्या ही वहाँ पेपर सॉल्यूशन करोगे। और आप लोगों ने साइंस और टेक के प्रश्न देखे होंगे, आर्ट एंड कल्चर के मैंने पढ़ाए थे। चित्रकार वाला आया था। मैंने जो प्रश्न पढ़ाए थे उनमें से कई प्रश्न आए भी थे। पूरी आर्ट एंड कल्चर में करा भी नहीं पाया, और आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न भी वहीं से पूछे जहाँ से मैंने पढ़ाया था, बोलो। और ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की जीके से बहुत ही गिने चुने प्रश्न उसने पूछे। और शायद बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी थे वो प्रश्न, कोई ज़्यादा हेडक वाले प्रश्न थे नहीं। अब चलते हैं भाई आज की कक्षा में, जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग पढ़ेंगे। लाइसोसोम जो होता है उसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। क्या? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। कई लोग मुझे कमेंट करके आप लोगों में से बोलते हो कि सर ये पूरी क्लासेज आप लोगे क्या, सब कुछ पढ़ाओगे क्या, आपकी ऑफलाइन कोचिंग भी है क्या? नहीं नहीं, ऑफलाइन कुछ नहीं है अपना। अपन ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे अभी तक। और ऐसा कुछ मानस है नहीं भाई, ऑनलाइन ही पढ़ाने का मानस है ना, कोई पेड वर्जन हम लोग लाने वाले हैं अभी तक। हाँ, आप लोग बस इतना करिए कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए बस। अगर आप लोग कुछ कर सकते हो फ्री में, आप लोगों को अगर इस प्रकार से पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट करके हम लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, ये जरूरी बातें हैं बस। इससे आगे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले लाइसोसोम को बोलते क्या है? लाइसोसोम को एक तो एटम बॉम्ब बोलते हैं। एटम बॉम्ब है ना, एटम बॉम्ब। क्योंकि एटम बॉम्ब इसलिए बोलते हैं कि लाइसोसोम जब अंदर से फटता है ना, तो पूरी की पूरी सेल का नाश कर देता है भाई, नाश पीट देता है वो। मतलब लाइसोसोम जब फटेगा तो सेल का जो मरना है वो निश्चित है। इसीलिए तो ये सेल का सुसाइड वेग भी कहलाता है। अगर लाइसोसोम के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो सेल का सुसाइड वेग फट जाएगा और सेल जो है वो मर जाएगी, ध्यान रखना। फिर ये लाइसोसोम वर्ड जो है आपको दिख रहा है क्या? लाइसोसोम वर्ड ये दिया डी डूवे ने। किसने? डी डूवे। बोलो मेरे साथ, डी डूवे। लाइसोसोम वर्ड किसने दिया? डी डूवे ने दिया। आगे बात करें, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है ये। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, या इसको बोल दो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दूसरी बात ये ओनली और ओनली यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? और ये ऐसा ही, इससे पहले जो हम लोगों ने गोल्जी बॉडी और ईआर पढ़ा है उसमें सेम ही करेक्टरिस्टिक थे इसके। तो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। चारों के ही जो रिक्तिका हो गई, अपने लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, और ये अपने ईआर हो गया, ये चारों के ही जो है करेक्टरिस्टिक जो है वो लगभग लगभग सेम ही पाए जाएंगे। फिर उसके बाद बात करें, प्लांट सेल की तुलना में जो है एनिमल सेल में लाइसोसोम की संख्या अधिक होती है। यानी प्लांट सेल में कुछ हद तक कम होगी और एनिमल सेल में कुछ हद तक ज़्यादा होगी। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लांट सेल में जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं या एनिमल सेल में पाए जाते हैं। हालांकि ये बड़ी
इतनी बड़ी तैयारी का जो है वो है नहीं प्रश्न। लेकिन पूछ लिया जाता है भाई, कई बार पूछ लिया जाता है सिंपल प्रश्नों में, क्योंकि एक प्रश्न बनाने वाला जो प्रश्न पत्र बनाता है वो हर प्रकार से देखता है कि कुछ तो सिंपल प्रश्न भी डाले उसमें, कुछ ज्यादा हार्ड प्रश्न डालें और कुछ मीडियम लेवल के प्रश्न भी डालें। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम जो है, आरबीसी भी किसकी, मानव की, मानव की जो आरबीसी है, और लाइसोसोम में एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक, और आरबीसी में जो है लाइसोसोम एब्सेंट होता है किसकी आरबीसी, मानव की आरबीसी में। समझ में आ रहा है? इसको एक बार वापस से रिवीजन करते हैं। सेल का एटम बॉम्ब कहलाता है, सुसाइड बैग कहते हैं इसको। ये लाइसोसोम वर्ड जो है या इसका प्रतिपादन जो है वो डी डुवे ने दिया। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल में लाइसोसोम की संख्या अधिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। ये पूरी की पूरी सेल बायोलॉजी में इस पे करवाने वाला हूँ अभी के लिए, मतलब पूरा ही सिलेबस कराऊंगा, लेकिन पूरी की पूरी सेल बायोलॉजी कराऊंगा, क्योंकि अभी जो कॉलेज वाले बच्चे हैं ना उनके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो वो भी इनसे पढ़ सके है ना, तो मैं इसको ही कॉलेज वाले में भी डालूंगा इन वीडियो को। तो आप लोग जो है वो वहां से भी इसको देख सकते हो और इस पे से भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, आगे चले। लाइसोसोम में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में कैथीन आएगा एक, तो एक एसिड डी नेज आएगा, एक एसिड आरएनएज आएगा, एसिड फोस्फेट आएगा, एरिल सल्फेटेज आएगा। ये सब जो एंजाइम है, ये जो सब घटक है, ये हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के घटक है। इस प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, है ना। वापस से याद करो, कैथीन, एसिड डीआइनेज डीएनएज, एसिड आरएनएज, एसिड फोस्फेट, एरिल सल्फेटेज, ये सब और ये सभी जो है एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। और इनकी पीएच जो है वो पीएच में यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 से 5 होती है इनकी पीएच। कितनी? 4 से 5। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो आपको समझ में आया लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइटिक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये कुछ उदाहरण भी आप लोग याद रखो इसमें, है ना। अब आगे चलते हैं। इसके जो है दो घटक है पैरामीट्रोलाइसोम के, और दो घटक कौन कौन से? एक तो स्ट्रेबिलाइजर या लाइबिलाइजर, है ना। लेबिलाइजर या स्ट्रेबिलाइजर, ये ध्यान रखो। ये स्ट्रेबिलाइजर होता है और लाइबिलाइजर होता है, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार स्ट्रेबिलाइजर का पूछते हैं, तो कई बार लेबिलाइजर के इसके एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब स्टेबिलाईजर में जो है, ये सबसे पहले ये ध्यान रखो इसका कार्य, कि ये लाइसोसोमल एक मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम के बाहर वाली मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। और इसको फटने से है वो रोकता है ये, है ना। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को फटने से रोकता है। और वहीं लेबिलाइजर की मैं बात करूं, तो ये जो है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को फटने के लिए उत्तरदायी है। दोनों में अंतर समझ में आया? स्टेबिलाईजर क्या काम करता है? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को फटने से रोकेगा। और लेविलाइजर क्या करेगा? ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को जो है वो फटने के लिए उत्तरदायी होगा, यानी इनकी वजह से तो फटेंगे, लेविलाइजर की वजह से तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, और स्टेबिलाईजर की मदद से जो है ये फटने से रुकेगा। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रकार के एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, ये स्टेबिलाईजर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो हिफेरिन हो गया, हिफेरिन, क्लोरोक्विनिन हो गया, क्लोरोक्वीन हो गया, है ना। और हो गया कैलेस्ट्रॉल, कोर्टी कोर्टिसोस्टेरोन हो गया, कैलेस्ट्रॉल हो गया, अपने हिपेरिन हो गया, क्लोरोक्विनिन हो गया, है ना, कोर्टिकोस्टेरोन हो गया। फिर अपने ये कोलेस्ट्रॉल में 2 बार लिख दिया दिखता है ना। तो ये इस प्रकार के जो है वो इसके एग्जाम्पल है। इधर देखें इसमें लेबिलाइजर में, तो ये सबसे पहली बात इसके बारे में ये ध्यान रखना कि ये जो है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को क्या करता है? फटने से रोकता है ना। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को सॉरी फटने के लिए उत्तरदायी होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। फिर एक और बात ध्यान रखें कि इसके एग्जाम्पल में एक तो सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए। और इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? अपने ए डी, ए विटामिन ए,
विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, या फिर याद रखो ऐसे कीड़ा याद करो, कीड़ा, कीड़ा होता है ना लोगों के, वो कीड़ा याद कर लो। ये सभी फेट सोल्यूबल एंजाइम है, ध्यान रखो, फेट सोल्यूबल विटामिन है ना। और फिर इसमें जैसे कि फोस्टोग्लैडिस हो गया, प्रोजेस्ट्रोन हो गया, ये सब फटने के लिए उत्तरदायी है ना। टेस्टोस्टेरोन हो गया, यूबिक्विनिन हो गया, ये सब क्या है, लेविलाइजर है, और ये सभी लाइसोमल मेम्ब्रेन के फटने के लिए उत्तरदायी है। अब एक बात ध्यान रखना, जब जब जो है स्टेबलाइजर ज्यादा होगा लेविलाइजर से, लेविलाइजर कम होगा स्टेबलाइजर से, तो नो रप्चरिंग ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोम नहीं फटेगा, ध्यान रखना। मतलब जब स्टेबलाइजर की संख्या ज्यादा होती है और लेविलाइजर की संख्या कम होती है, तो नो रप्चरिंग, रप्चरिंग का मतलब होता है फटना, यानी कि लाइसोम नहीं फटेगा उस टाइम। लेकिन वहीं स्टेबलाइजर कम होगा, लेविलाइजर ज्यादा होगा, तो रप्चरिंग यानी फट जाएगा लाइसोसोम, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है लेविलाइजर और स्टेबलाइजर के बारे में, लाइसोसोम की जो है एक ये घटक है एक प्रकार के। उसके बाद बात करें लाइसोसोम के प्रकार के बारे में, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये प्राइमरी लाइसोसोम सबसे पहले है, प्राइमरी लाइसोम, और ये होता है इनएक्टिव, कौन अक्रिय होता है ये, है ना, सक्रिय नहीं होता, अक्रिय होता है। फिर दूसरा आता है सेकेंडरी लाइसोम, और ये एक्टिव होता है ना, एक्टिव होता है। फिर आता है ऑटोफेगी या ऑटोलाइसोसोम, और चौथा जो आता है वो आता है रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडी। देखिए सेकेंडरी लाइसोम के दो प्रकार है, फेगोलाइसोसोम और पीनो। अब आपको याद होगा कि फेगो और पिनो के बारे में मैंने थोड़े दिन पहले भी आपसे बात की थी, और ये रेगुलर ही बात कर रहा हूँ फेगो और पिनो के बारे में। तो फेगो और पिनो के बारे में अभी मैं और भी आपको बातें बताऊंगा। अभी देखना सेकेंडरी लाइसोम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये फेगो लाइसोम पिनो लाइसोम के बारे में अलग से बताऊंगा। तो एक बार दिमाग में सेट कर लो कि लाइसोम चार प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी लाइसोम, एक सेकेंडरी लाइसोम, एक ऑटोफेगी, और एक आता है रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी को हम टीलोलाइसोम या ट्रेजरी लाइसोसोम भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसको तृतीयक लाइसोसोम भी बोलते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, टीलोलाइसोम और टेटरी लाइसोम, है ना, ये ध्यान रखो। अब आगे चलते हैं, आपको समझ में आया ना। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी लाइसोम के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी लाइसोम का निर्माण जो है वो सबसे पहले ये याद रखो, जब हमने गोल्जी बॉडी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि प्राइमरी लाइसोम का निर्माण करता है गोल्जी बॉडी, और ये गोल्जी बॉडी का भी एक फंक्शन है। तो ये याद रखो कि गोल्जी बॉडी का एक फंक्शन ये भी है कि प्राइमरी लाइसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। यह इनएक्टिव लाइसोम कहलाता है, यानी अक्रिय होता है, और इसमें भी हाइड्रोलाइटिक और हाइड्रोलाइजेज एंजाइम पाए जाते हैं। पीएच कितनी होती है इनकी, 4 से 5। अभी देखो एक मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये अपना जैसे लाइसोसोम है, ये बाहर वाली बायो मेम्ब्रेन है जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। फिर इसमें जो है इंटरसेलुलर पीएच जो है वो गिरी हुई है, देखो नीचे की तरफ, 4 से 5। ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एटीपी से एडीपी बनती है, यानी कि ऊर्जा का जो है क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। यहाँ पे एटीपी से क्या बन रही है, एडीपी बन रही है, यानी एक ऊर्जा जो है वो कम हो रही है, ध्यान रखना। और ये यहाँ पे पाया जाता है एच पंप, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पंप, है ना, हाइड्रोजन पंप। जब हाइड्रोजन ज्यादा होती है तो पीएच का मान क्या होता है, कम हो जाता है। और इसमें एंजाइम भी वही वाले हैं, कैथफिसिन, एसिड एसिड फॉस्फेट हो गया, एसिड आरएनएज हो गया, एसिड डीएनएज हो गया, ये सब क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो कम हो जाएंगे कब, जब एच का मान बढ़ जाएगा। जब एच का मान बढ़ेगा तो अपने पीएच का मान जो है वो कम हो जाएगा, 4 से 5 ही रह जाएगा। इंट्रा सेलुलर पीएच कहते हैं इसको, अंदर वाली आंतरिक पीएच जो है उसका मान घट जाएगा, ये ध्यान रखना। तो प्राइमरी लाइसोम के बारे में इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए सेकेंडरी लाइसोम या हेटेरोफेगी के बारे में पढ़ते हैं ना। सेकेंडरी लाइसोम, और सेकेंडरी लाइसोम में दो प्रकार के लाइसोम होते हैं। एक तो जब दो प्रकार पाए जाते हैं, मैंने अभी बताए थे आपको कि सेकेंडरी लाइसोम के दो प्रकार पाए जाते हैं। एक तो होता है पेगोलाइसोम, एक होता है फिनोलाइसोम, फेगोलाइसोम और फिनोलाइसोम। प्राइमरी लाइसोम जब प्राइमरी लाइसोम जब फेगोसोम से जुड़ता है तो फेगोलाइसोम बन जाता है, और वहीं वहीं
प्राइमरी लाइसोम जब पिनोसोम से मिलता है तो पिनोलाइसोसोम बन जाता है। तो ये दो प्रकार है सेकेंडरी लाइसोम के, एक तो होता है फेगोलाइसोम, एक होता है पिनोलाइसोम। अब ध्यान रखना, अब आगे चलते हैं और अब हम लोग सेल के बारे में एक डिस्कशन करते हैं जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सेल दो प्रकार की क्रिया करती है, एक तो एंडोसाइटिस साइटिस होता है इसमें, और होता है एक एक्जोसाइटिस, है ना। देख एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सॉरी, एंडोसाइटोसिस में जो है वो जब सेल जो है किसी पदार्थ को अंतःग्रहण करती है तो उसको तो बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और इसमें दो प्रकार की जो है क्रियाएं होती है, एक तो फेगोसाइटोसिस होती है और एक होती है पिनोसाइटोसिस। जब फेगोसाइटोसिस जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ को जो है अंतःग्रहण करता है। अगर सेल किसी ठोस पदार्थ का अंतःग्रहण करती है या सेल ईटिंग करती है, सेल जब ईटिंग करती है तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, और जब सेल ड्रिंकिंग करती है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। इसीलिए जब भी मैंने लिखा यहाँ पे, पिछली बार भी ये सेम ही सारणी मैंने बताई थी, है ना। अब याद हो गया होगा आपको, क्योंकि ये सेल ईटिंग वाला जो प्रोसेस है वो कई बार पूछ लिया जाता है। सेल ईटिंग को क्या कहते हैं, तो फेगोसाइटोसिस, और सेल ड्रिंकिंग को क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। यानी जब सेल किसी भी द्रव्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करे तो पिनोसाइटोसिस, और ठोस पदार्थ को अगर अंतर्ग्रहण करें तो क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस यानी किसी भी जो पदार्थ का अगर बाह्य निक्षेपण करते हैं, मैंने पहले भी बता दिया इसके बारे में, तो अब ज्यादा डिटेल के बारे में नहीं जानेंगे। बाह्य निक्षेपण जो करते हैं अगर किसी पदार्थ का, उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी लाइसोसोम में सबसे पहले पिनो लाइसोसोम, है ना, सॉरी फेगोलाइसोम। और फेगोलाइसोम में क्या हो रहा है, देखो ये सॉलिड फेगोसाइट है, और सॉलिड फेगोसाइट को अंतःग्रहण कर रहा है यहाँ पे सेल। और उसके बाद जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, यहाँ पे फेगोसोम आ गया है। यहाँ से प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो जुड़ के या सेकेंडरी लाइसोसोम या पिनो सॉरी फेगोलाइसोम का निर्माण कर रहे हैं। और उसके बाद ये डाइजेस्टिव पार्ट जो है, ये डाइजेस्टेड पार्ट जो है वो तो अब्जॉर्ब हो जाता है, ये यहाँ पे दिख रहा है अब्जॉर्ब, है ना। और फिर उसके बाद में जो है वो जो भी अनडाइजेस्ट पार्ट है वो इस प्रकार से एक्सोसाइट्स हो जाता है। एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के कारण बाहर निकल जाता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, सॉलिड फेगोसाइट्स जब जो है वो अंदर जाता है, अंतर्ग्रहित होता है, यानी सेल जो है वो ईटिंग करती है, सॉलिड पार्ट को खा जाती है। उसके बाद यहाँ फेगोसोम जो है वो बन जाता है फेगोसोम। फेगोसोम में क्या जुड़ जाता है, लाइसोसोम, और लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से हुआ, गोल्जी बॉडी से। कहाँ से, गोल्जी बॉडी से। तो गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम यहाँ पे प्राइमरी बना, और उसके बाद फेगोसोम जो है वो मिलके सेकेंडरी लाइसोम या फिर फेगोलाइसोसोम का निर्माण करते हैं। इस बात का समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल चीज है, बिल्कुल समझने योग्य बात है। इसको आप लोग दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉलिड फेगोसाइट अंदर गया, अंतर्ग्रहित होकर फेगोसोम बना। फिर उसके बाद प्राइमरी लाइसोम जुड़ के किसका, सेकेंडरी लाइसोम का निर्माण हुआ। डाइजेस्टिव पार्ट जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगा, और सेकेंडरी लाइसोम का जो बाकी का अनडाइजेस्टिव पार्ट है वो क्या होगा, वापिस से निक्षेपित हो जाएगा, बाह्य निक्षेपित हो जाएगा, जिसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। अब ध्यान रखो, ऐसे इसी प्रकार से पिनोसाइटोसिस में सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पिनोसोम आ जाएगा, ये लिक्विड पदार्थों को लेगा, लिक्विड फेगोसाइट, है ना, लिक्विड फेगोसाइट, सॉरी पिनोसाइट हो जाएगा यहाँ पे, लिक्विड पिनोसाइट। लिक्विड पिनोसाइटोसिस जो है उसकी क्रिया के दौरान ये सेल क्या करेगी, ड्रिंकिंग करेगी, प्राइमरी लाइसोम इसमें मिलेगा, फिर वही सेकेंडरी लाइसोम या फिर पिनोस लाइसोम यहाँ पे बनेगा, डाइजेस्टिव पार्ट अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर अनडाइजेस्टिव पार्ट जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ये प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्राइनोफेगी की। और क्राइनोफेगी क्या होती है, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये ऑटोफेगी। और ये ऑटोफेगी जो है, ये ऑटोफेगी तीसरा प्रकार है, मैंने बताया था ना, तीसरे प्रकार का जो है लाइसोसोम है। जब सेल किसी सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन को एल्टर कर देती है, एल्टर यानी परिवर्तित हो जाता है, कोई सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन जो है, कार्य जो है वो परिवर्तित हो जाता है, तो लाइसोसोम इस सेल ऑर्गेनेल्स को ही नष्ट कर देता है। इस सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और इसमें जो है वो एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें एंडोसाइटोसिस नहीं होगा, इसमें केवल और केवल एक्सोसाइटोसिस होगा। अब ये देखो यहाँ पे जो है, ये एक किसी न किसी सेल ऑर्गेनेल्स को जो है
वो यहाँ पे एल्टर हो गया है, और एल्टर हो के यहाँ पे निर्माण होके यहाँ प्राथमिक लाइसोसोम मिलके, हाँ प्राथमिक लाइसोसोम दोनों मिलके क्या क्या अनडाइजेस्टिव पार्ट जो है उसको तो बाहर निकाल देंगे, और इसको बोलेंगे एक्जोसाइटोसिस, है ना। और क्या नाम है, डाइजेस्टिव पार्ट जो है वो ऑब्जॉर्व हो जाएगा, और इससे बनेगा ऑटोफेगी या ऑटोलाइसोम या साइटोलाइसोसोम। ये ध्यान रखना, है ना। समझ में आ रहा ना आपको। जब कोई भी जो है वो सेल ऑर्गेनिल्स है उसका फंक्शन क्या हो जाता है, एल्टर हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इस लाइसोसोम को क्या कर देते हैं हम लोग, ऑटोफेगी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑटोफेगी बोल देते हैं। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं क्राइनोफेगी क्या होता है। और क्राइनोफेगी इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्राइनोफेगी एक बार और भी आएगा, है ना, आगे भी आएगा। लाइसोम की उपस्थिति में थायराइड फॉलिकल फट जाता है। लाइसोम की उपस्थिति में क्या फट जाता है, थायराइड फॉलिकल फट जाता है, और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ब्लड में मुक्त हो जाता है। एक कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ब्लड में मुक्त हो जाता है, और इसको बोलते हैं क्राइनोफेगी। क्या बोलते हैं, क्राइनोफेगी। एक बार के लिए इसको सिर्फ इतना के लिए याद रखो, क्योंकि लाइसोसोम से संबंधित है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि लाइसोसोम की उपस्थिति में थायराइड फॉलिकल फट जाता है, और उस कारण क्या बन जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ब्लड में क्या है, मुक्त हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्राइनोफेगी। फिर फंक्शन ऑफ लाइसोम, फंक्शन पढ़ते हैं लाइसोम के। और सबसे पहले ये लाइसोम जो है वो डाइजेशन के लिए यानी पाचन के लिए उत्तरदायी होता है प्यारे मित्रों। फिर बात करें लाइसोसोम डाइजेशन दो प्रकार से होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये ध्यान रखो। फिर लाइसोम जो है वो फेगोसोम, पिनोसोम और ऑटोसोम का भी डाइजेशन करता है। लाइसोम किसका किसका, फेगोसोम, पिनोसोम, ऑटोलाइसोसोम का भी ऑटोसोम का भी क्या करता है, डाइजेशन कर देता है। एक और बात ध्यान रखना है कि जो एक्रोसोम होता है, शुक्राणु के आगे वाला भाग, शुक्राणु जानते हो ना, शुक्राणु के आगे वाला भाग होता है, उसमें पाया जाता है क्या, क्या ये भी एक प्रकार का प्राथमिक लाइसोसोम है, एक प्रकार का लाइसोसोम होता है ये एक्रोसोम, है ना। अब ये एक्रोसोम में एक पाया जाता है क्या, पदार्थ पाया जाता है, और इस पर लाइसोसोम पाया जाता है एक्रोसोम में, और उसके कारण जो है क्या होता है, स्पर्म लाइसिन जो होती है अंड झिल्ली, जिसको नष्ट करने का कार्य आपको पता है। अंड झिल्ली सबसे पहले जब निषेचन होता है उससे पहले जब यहाँ पे अंडा आ गया और यहाँ पे ये अपना शुक्राणु आ रहा है, तो शुक्राणु के आगे वाला भाग क्या कहलाता है, एक्रोसोम। और एक्रोसोम में जब ये तरल पदार्थ निकलता है तो इस झिल्ली को नष्ट कर देता है, और झिल्ली को नष्ट इसलिए कर देता है क्योंकि नष्ट करने के बाद में ही वो अंड तक, अंड झिल्ली जो होती है वो अंड झिल्ली को नष्ट करता है ताकि वो अंडे तक पहुंच सके, और निषेचन की क्रिया जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो कंप्लीट हो सके, ये ध्यान रखना। फिर बात करें हम लोग आगे, जर्मिनेटेड सीड जो होते हैं, मतलब कि जर्मिनेटेड सीड को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जर्मिनेटेड सीड को बताओ, आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, है ना। जर्मिनेटेड सीड उसको क्या है, स्टोरेड रिजर्व फूड का डाइजेशन कर जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ये सीधी सी बात ध्यान रखो। जर्मिनेटेड फूड एज ए क्या बोल सकते हैं, याद नहीं आ रहा है जर्मिनेटेड फूड को क्या बोलते हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, है ना। ये कमेंट करके बता देना कि जर्मिनेटेड सीड को क्या बोलते हैं। इसमें जो स्टोर रहता है रिजर्व फूड, इसका भी डाइजेशन करता है, और जर्मिनेशन जो क्रिया होती है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और ईआर तीनों मिलके ग्रिल सिस्टम, GERL सिस्टम, वो मैंने जब लाइसोम पढ़ाया तब भी ये बताया मैंने, गोल्जी बॉडी पढ़ाया तभी बताया, और ER पढ़ाया तो भी ये मैंने बताया कि एक ग्रिल सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब लाइसोम की कई सारी डिजीज होती है, जिसमें एक गाउचर डिजीज याद रखना, फिर फेवरी डिजीज याद रखना, ऐसे 4 प्रकार की डिजीज है। ये चारों प्रकार की डिजीज जो है, हंटर सिंड्रोम हो गया, है ना, निमेनिन फिक्स डिजीज हो गया, इस प्रकार की डिजीज जो है वो याद रखना, क्योंकि ये कई बार पूछ ली जाती है कि लाइसोसोम के द्वारा या लाइसोमल डिजीज कौन कौन सी है, तो ये गाउचर, फेवरी, निमिन और अपने हंटर डिजीज, हंटर सिंड्रोम जो है वो याद रखना। तो भाई आज लाइसोम पूरा होता है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, एक बार मैं कल जब पढ़ाऊंगा ना तो इसको वापस से रिवाइज करवा दूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें रिक्तिका पढ़ेंगे, तब तक के लिए राम राम साहब।